अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। नया दिन और आज इस नए दिन पर हम बहुत सारे मौज़ूआत लेकर आए हैं। हफ्ते का पहला रोज़ है, वर्किंग डे है, थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि ज़ाहिर आप वीकेंड गुजार के आते हैं। लेकिन जो लोग वीकेंड गुजार के नहीं आते उन्हें काम करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। फैसल जो लोग पहली जी नहीं, पहली नहीं, दूसरी मरतबा। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जो पहली और दूसरी मरतबा बिल्कुल नहीं है, होता रहता है हमेशा। लेकिन इस दफा जो हो रहा है ना, उसने सबको हैरान कर दिया। मैं डॉलर की बात करूं, ऐसे ऊपर जा रहा है कि हर कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है, नीचे नहीं आ पा रहा। रुपए की कदर में कमी होती जा रही है, हर चीज की कीमत बढ़ रही है। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे आज। और इसके अलावा जब डॉलर बढ़ता है तो गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ती हैं, और इतनी कि वो आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। लेकिन हुकूमत ने इंपोर्टेड गाड़ियों पर जो पाबंदी आयद कर दी है, उसके क्या रिपरकशंस होने जा रहे हैं, इसके अलावा मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आगे चल के हम तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान के जंगलात में कई रोज से आग लगी हुई है। आधा जंगल राख हो चुका है। आग के बाइस कई नायाब जानवर भी मर चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे कि अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं तो काबू नहीं पाया गया, ये काबू क्यों नहीं पाया गया और इंतज़ामिया कहाँ पर है। 25 से 30 किलोमीटर रकबे पे आग लग चुकी है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गर्मी के मौसम की। तो इसमें आप बाकी तो ख्याल रखते हैं, लेकिन स्किन इसको तरोताज़ा कैसे रखें, क्या खाएं, क्या पिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या पिए। बिकॉज गर्मियों में हमारा इंटेक ज्यादा होना चाहिए वाटर का, जो कि नहीं होता। तो ये पानी का इंटेक ज्यादा होना आपकी जिंदगी में स्पेशली समर में कितना ज्यादा जरूरी है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जिसमें लम्हा ब लम्हा तब्दीली आ रही है, यानी हम बात करें सियासत की। और खान साहब ने लिटरली लम्हा लम्हा और खान साहब ने मई के महीने में मार्च का ऐलान किया, यानी लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। पीटीआई जो है तारीख दे चुकी है 25 मई, यानी बरोज बुध का दिन बनता है। और ये कह रही थी शहरे इक़्तिदार पहुंचने की हिदायत की गई है और एक बार फिर असम्बलियां तोड़ने, नए इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा किया गया है इमरान खान की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इस्लामाबाद में बैठना पड़ा हम बैठेंगे, लेकिन मुसल्लत की गई हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। तो कल खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आफ्टर कोर कमेटी इजलास, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। 25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है, उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। मैं हर शोबे से चाहता हूं कि लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर ले। ट्रांसपोर्ट इन्होंने रोकनी है बसेस की, उसके भी तैयारी कर ले। हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम किसी सूरत जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए, हम कभी किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन डेट, असेंबली डिसॉल्व और इलेक्शन भी साफ और शफाफ। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी, मेरी आज बड़ी गौर से बात सुनी। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, आपको याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ, आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने भाग दौड़ भी शुरू कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर बनाएंगे हिकमत अमली। शहबाज शरीफ ये कहते नजर आते हैं कि इमरान खान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं, लॉन्ग मार्च रोकने के लिए फौज तलब करने का इशारा भी दे दिया है। वो कह रहे हैं जी अगर रेड लाइन आप क्रॉस करते हैं तो फिर शहर इक़्तिदार को फौज के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, ये जहाद है। सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च सर पर आ गया, अब हुकूमत क्या करेगी? अगर वो इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता एक अपना सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे, जमहूरियत होगी, मुल्क आगे चलेगा इंशाल्लाह। मगर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कैसे निपटना है? क्या इस्लामाबाद में फौज बुलाई जाएगी? जब वजीर आजम से सवाल हुआ तो वो यूं गोया हुए। जो वक्त आएगा इंशाल्लाह आपको उसका हम बताएंगे इंशाल्लाह।
क्या फैसला लेना है और क्या नहीं, इसी पर वजीर आजम एक बार फिर आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी आसिफ जरदारी अहम शख्सियात से मुलाकात के बाद वजीर आजम से मिले थे, जिसमें यह सामने आया था कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमती मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज फौरी इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं। और यही बात सवाल बनकर वजीर आजम के सामने आई। मरियम बीबी हैं, वो कहती हैं कि महंगाई से बेहतर है कि इलेक्शन करा दीजिए, इसमें किस सलाह? ये हम फैसला करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह जवाब तो ना दिया, मगर मतला ज्यादा देर अबर आलूद नहीं रह सकता। देखना है कि इलेक्शन पर सूरत हाल इस्लामाबाद का सियासी मौसम खराब होने से पहले वाज़ेह होती है या बाद में। और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर मरियम नवाज का भी रद्द-ए-अमल आ गया। अपने ट्विटर पैगाम में मरियम ये लिख रही हैं कि जब भी मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है तो फितना खान अपना जत्था लेकर पाकिस्तान पर हमलावर हो जाता है। 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले जत्थों और फितना बाजों के हाथ में नहीं दे सकते। अब इस पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है। और दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया कि लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला हुआ तो इनको यानी कि लॉन्ग मार्च वालों को घरों से निकलने नहीं देंगे। अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद आने वालों को गिरफ्तार भी करेंगे। तो गिरफ्तारियों का इंदिया दे दिया गया है राना सनाउल्लाह की जानिब से। जरा आपको सुनवा देते हैं। फैसला हुआ कि इनको नहीं आने देना, तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने। अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, गिरफ्तार भी करेंगे। ये पूरी कौम को तकसीम करना चाहता है, नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। पीटीआई के लिए अदालत लगी है रात 12 बजे, तो काश हमारे लिए कभी दिन के 12 बजे अदालत लग जाए। जिस दिन मेरे खिलाफ एक बेबुनियाद झूठा मुकदमा बनाया गया, जिस दिन मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, वो भी तरीकाकार बड़ा नामुनासिब। मुस्लिम लीग नून जो है वो अदम एतमाद के भी हक में कोई इतनी पुरजोश नहीं थी। जब मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसला किया तो फिर हमें साथ चलना पड़ा। हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे। तमाम जमातें जो है वो जब बैठी हैं तो उनका ये फैसला है कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत जो है वो पूरी करे। IMF के साथ जो मुआहदा किया गया वो इंतहाई नाकस गलत मुआहदा किया गया, पाकिस्तान को जकड़ दिया गया। ऐसे में सबसे वोकल PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद के अलावा 5 दीगर शहरों में भी धरने का इशारा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि तमाम रास्ते, तमाम काफिले इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन कराची, क्वेटा, हैदराबाद, सक्कर और लाड़काना वाले भी इस्लामाबाद बनाएंगे। जबकि वजीर आला पंजाब ने लॉन्ग मार्च के ऐलान को पाकिस्तान के खिलाफ इमरानी साजिश करार दे दिया। हमजा शहबाज ने आज जहां इजलास बुला लिया है, PTI के लॉन्ग मार्च से मुतालिक ब्रीफिंग होगी। तो अपने एक बयान में हमजा शहबाज ने यह कहा है कि ये वक्त लॉन्ग मार्च का नहीं, मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालने का है। सियासत में मनफी रवैये मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कौमी मफादात के खिलाफ मसरूफ़ अमल किरदारों को इत्तेहाद की क़ुव्वत से रोकना होगा। माजी में भी इन्हीं किरदारों ने धरनों की सियासत से कौमी मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। पार्लियामेंट की मौजूदगी में फैसले सड़कों पर नहीं होते। सियासत की बात हो ही रही है तो ऐसे में शेख रशीद साहब का जिक्र क्यों ना हो। उन्होंने मौजूदा वजीर दाखिला राना सना पर उन्हें कत्ल करने की साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह इंतशार फैलाना चाहते हैं। इनके खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। जरा गुफ्तगू सुनवाते हैं आपको। जो पंजाब असम्बली के गेट बंद किए गए हैं पंजाब पुलिस के जरिए, ये पहली किस्त है। दूसरी किस्त आने वाली है, आप इंतज़ार करें। और ये चोर जो ये समझते हैं कि FIA में अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे, ये इनकी भूल है। थोड़े दिन इंतज़ार करें, 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। मैंने मारगला थाना में 22 अफराद के उजरती कातिल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करा दी है। ये मुझे कत्ल करवाना चाहता है।
और ये मुल्क में इंतशार चाहता है। किस पाकिस्तान की फौज अजीम है, जानबाज है, जानसार है, वो अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी। इस तमाम तर सियासी सूरत हाल पर कुछ गुफ्तगू भी कर लेते हैं। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सदाकत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। तो फिर बताइए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 25 तारीख को क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपको भी शुभ खैर। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि पिछले कोई 1 महीने से हम अपना पूरा प्लान बता रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में और इस्लामाबाद रावलपिंडी के नेबरिंग जितने करीबी इजला थे, उन सब में इमरान खान साहब जाके लोगों को मोबिलाइज कर चुके हैं। और जो पैगाम है बड़ा वाज़ेह है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये नाकाम थी और ये नाकाम है। और एक ही तरीका है कि इस मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। पंजाब में ना चीफ मिनिस्टर की समझ आ रही है, ना गवर्नर है, स्पीकर का कुछ समझ, स्पीकर के फैसले वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे, स्पीकर का इजलास नहीं होने दे रहे। मरकज में भी उनकी एक सीट, 2 सीटों पर गवर्नमेंट थी, वो भी अब बदल गए। लिहाजा पाकिस्तान जो है इसे एक मुआशी क्राइसिस का भी शिकार है और उसकी वजह सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम है। और सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब नया इलेक्शन होगा। अगर ये किसी तरह से भी नए इलेक्शन से लेतलाल से काम लेते हैं और उसको टालते हैं, तो फिर ये सारा जो मजमा है ये इस्लामाबाद में है और इतना बड़ा तूफान आएगा कि उस सब कुछ बहा के ले जाएगा। तो अब्बासी साहब, इस तूफान के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की? बिकॉज कल खान साहब भी अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि स्पेशली ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन इस मामले में ज़रा जज्बाती होती हैं, वो घरों से बाहर निकले, तो जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को, जिन ख़वातीन को, जिन मर्द हजरात को आप लोग कॉल दे रहे हैं कि घरों से बाहर निकले, उनके लिए तैयारी क्या की है, स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाएगी, प्लानिंग क्या होगी? लाइक कराची से जो लोग जा रहे हैं, लाहौर से जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो लोग फैसलाबाद से शामिल हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का अगर निज़ाम देखा जाए, क्योंकि हमें लास्ट 2014 का धरना याद है, लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे मसाइल हुए थे, तो इस दफ़ा क्या आप लोगों की प्लानिंग है? किस तरह से आप लोग श्रीनगर हाईवे पर इकट्ठे होंगे? देन श्रीनगर हाईवे पे इकट्ठे होने के बाद क्या प्लान होगा? देखिए, वो जो 2014 की आप बात करें, वो हमारा पहला इस तरह का बड़ा तजर्बा था। हमने पार्टी हमारी बड़ी ऑर्गेनाइज हो गई है, वो बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। तो एक तो ये कि हमें सबसे ज्यादा तैयारी हमने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो आउटस्कर्ट्स हैं, मरी है, टोटी सतियाँ है, काउटा है, गुजर खान है, टैक्सलावा कैंट है, इसके अलावा अटक है, चकवाल और जेलम है। यहाँ हमने ज्यादा मेहनत की है, जहाँ से लोगों का निकलना ज्यादा आसान है। यहाँ से असल पार्टिसिपेशन होगी और KPK की जो 2 अजला करीबी कोहाट है, मर्दान है, स्वाबी है और पेशावर और नौशहरा और हजारा का ये जो एरिया है, यहाँ से पार्टिसिपेशन तो बहुत ज्यादा हमें उम्मीद है, तो यहाँ लोगों के लिए मोबिलाइजेशन का इशू नहीं है और लोगों का बंदोबस्त भी हम जाहिर अकॉर्डिंग भी करेंगे। चलिए सदाकत साहब, ये तो आपने पूरी ये तो मामलात बता दिए। ये बताइए कि अब जनाब अली जो राह में कांटे बिछाए जाएंगे, उनके लिए क्या प्लानिंग है? राना सना तो कह रहे हैं कि अगर हमें कहा गया घर से नहीं निकलने देंगे। देखिए, राना सनाउल्लाह ऐसी जिधर बच्चियां मारते रहते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आ रही कि वो हुकूमत छोड़े या हुकूमत में रहे हैं। 1.5 महीना हो गया, कोई एक फैसला नहीं कर सके, कोई मुआशी फैसला नहीं कर सके, कोई सियासी फैसला नहीं कर सके। पंजाब में उनके पास कैबिनेट नहीं बन सकी, वो गवर्नर का फैसला नहीं कर सके। तो वो तो ऐसे ही राना सनाउल्लाह रखे इसीलिए गीदड़ बच्चियां मारने के लिए। मेरा भी ख्याल कि जब आवाम निकलेगी, उनको अंदाजा है और कुछ उनको अंदाजा नहीं है। जैसे उनको अंदाजा नहीं था, उनको ख्याल था कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट साजिश के लिए बना लेंगे तो सब पूरा अमन हो जाएगा। उनको कहा गया था कि 2 हफ्तों बाद सब अमन हो जाएगा और आप मजे से हुकूमत करेंगे और उसी तरह पाकिस्तान को लूटेंगे जैसे पहले लूटते रहे। वो आपने देखा कि वो उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इसी तरह राना सनाउल्लाह के ऐसे ख्वाब कि वो हमें रोकेगा, बिल्कुल आप समझ लें कि दीवाने के ख्वाब है। जितने अवाम निकलेगी, इसके आगे ना कोई इदारा, ना कोई पुलिस आगे आएगी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान
सारे पुरअमन है, हमें पाकिस्तान से प्यार है, हम इन चोरों की तरह नहीं है। लेकिन अब्बासी साहब कतई कलामी की माजरत, देखिए आपने भी अपनी गुफ्तगू में खुद जिक्र किया था कि पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त इतनी डी ट्रैक हो चुकी है कि हम कोई भी मुआशी फैसला लेने से घबराते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली मौजूदा गवर्नमेंट। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल एक और लॉन्ग मार्च की, एक और जो है धरने की मुतहम्मिल हो सकती है? बिकॉज वो 2014 वाला अगर धरना मैं दोबारा जिक्र करूं, उस वक्त भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है, एक और धरना, एक और लॉन्ग मार्च। सो अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करते हैं तो आई थिंक हमें तो पहले ये सोचना चाहिए कि मोहब्बत है हमें पाकिस्तान से, इसलिए मईशत को हमें ट्रैक पर लाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम धरने या लॉन्ग मार्च दें। देखिए, पाकिस्तान में दो सोच हैं, एक हमारी सोच है और एक हमारी मुखालिफ सोच। हमारी मुखालिफ सोच की 13 पार्टियां बैठी हुई हैं। आप मुझे बता दें कि 1.5 महीने में मईशत ऊपर गई है कि नीचे गई है? 18 महीने पुरानी स्टॉक मार्केट का रेट का लेवल आ गया, स्टॉक मार्केट इसने गिरा दी। रिजर्व इन्होंने 23 अरब डॉलर से गिराते जाते बहुत नीचे ले आए। करेंसी जो जिस तेजी से इनके दौर में गिरी है, आप बता लें वो फायदेमंद है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से इनका एक गो मगो की सूरत हाल है, तो आप पाकिस्तान को इन लोगों के हाथ में रख के हम बिल्कुल डूबने नहीं देना चाहते। मुशीद में डुबो दिया। और वो हैरत तक की बात है, बेताई की बात है कि साजिश के लिए हुकूमत लेते हैं। 1.5 महीने में मईशत को एक 6% ग्रोथ वाली मईशत थी, उसको खराब करते हैं और इल्जाम हमें देते हैं। ये पूरे फिर इन सारी चीजों के लिए आपको ये लगता है कि जी जो मार्च है वो लोगों को ना सिर्फ मोबिलाइज करेगा बल्कि ये मसले का हल भी होगा? लेकिन देखना यही है कि जो पहला स्टेप है आपके मुताबिक टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ये पहला स्टेप कैसे उठाया जाता है? बहुत शुक्रिया, सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद थे। तो जी नहायत ही अहम सियासी मोड़ पे, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। एक और नाजुक मोड़ आ गया है जी, और वह है ब्रेक का। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, मजीद आपसे बातें करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची के सार्फिन के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। अजनास के भाव में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। क्या चीज़ कितनी महंगी हो चुकी है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और खुर्शीद आलम से हम बात करेंगे, गोल मार्केट नाज़िमाबाद में मौजूद है। खुर्शीद बताइए क्या कितना महंगा? इस वक्त मौजूद हूँ नाज़िमाबाद गोल मार्केट के एक जनरल स्टोर पे, और ये आपको आटा नज़र आ रहा होगा। ये आटे के पैकेट है, चक्की का आटा। कराची में चक्की का आटा इस वक्त 20 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये किलो का हो चुका है। 75 से 80 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत वसूल की जा रही थी, लेकिन आटा जो गरीब भी खाता है अमीर भी खाता है, आटा 100 रुपये किलो हो चुका है। 90 रुपये की हो चुकी है चीनी, कहीं कहीं इसकी कीमत 100 रुपये भी वसूल की जा रही है, इसकी कीमत भी बढ़ी है। और अब हम आते हैं उन अजनास की जानिब कि जो आम आदमी की खुराक समझा जाता था। सफ़ेद चना ये 240 का था फ़ी किलो, लेकिन ये सफ़ेद चना हुकूमत सुन ले अब ये 400 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। काला चना 130 रुपये फ़ी किलो बिक रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह ये 220 रुपये का हो चुका है, यानी इसकी कीमत में 90 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। दाल मसूर, ये मसूर की दाल है जो 210 रुपये किलो की थी, मगर अब ये 280 रुपये की हो चुकी है, यानी गरीब की दाल भी नहीं गल सकती। और मलका मसूर जो काला मसूर कहलाती है, जिसको खड़ा मसूर कहते हैं, उसकी कीमत 200 रुपये थी, वो भी 100 रुपये उसकी कीमत हो चुकी है। ये बेसन 200 रुपये से बढ़कर 240 रुपये का हो चुका है। 40 रुपये इसकी फ़ी किलो कीमत में भी इजाफा हुआ है, और अभी मज़ीद कितना होगा ये हम कह नहीं सकते। तो चाय की फ़ी किलो कीमत भी 150 रुपये फ़ी किलो बढ़कर वो अब हो चुकी है 1250 रुपये, यानी मुख्तलिफ ब्रांड की जो हमारे यहाँ चाय दस्तयाब है, इसका 1 किलो का पैकेट 1100 का था, जो अब 1250 रुपये का हो चुका है। और सबसे अहम तरीन बात यह कि हम बताते रहे हैं कि सब्ज़ियों की कीमतें बढ़ गई, गोश्त की कीमत बढ़ गई, अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन मार्केट में वो मौसर मेकनिज़म नज़र नहीं आ रहा। ख़रीदार कहते हैं कि कहाँ है हुकूमत, कहाँ है वो लोग कि जिनकी ज़िम्मेदारी है कि कीमतों में नज़र रखना। लोगों को तवक्को थी कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई है, शायद अब लोगों को रिलीफ मिलेगा,
लेकिन लोगों को अब तक रिलीफ नहीं मिला। लोगों को महंगाई का तोहफा मिला है और अभी महंगाई का तोहफा मजीद कितना ऊपर जाता है इसके बारे में हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते। जी चलें जी, ये खुर्शीद भाई ने हमें बताया इस वक्त कराची की एक मार्केट की सूरत हाल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, देखिए अभी पेट्रोल की कीमतें ऊपर नहीं गई। जिस दिन पेट्रोल बढ़ जाता है, ज़ाहिर है पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। उस वक्त हमारी मार्केट्स कहाँ पर खड़ी हैं और उस वक्त जो ख़रीदार हैं, जो बेचारा एक आम शख्स है जिसकी दिहाड़ी 20,000 22,000 है, वो किस तरह से चीज़ें अफोर्ड करेगा? क्योंकि फैसल मुझे याद है जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, जब ये गवर्नमेंट अपोजिशन में थी तो ये नारा लगाती थी कि महंगाई को ख़त्म करना है। लेकिन जैसे ही अपोजिशन गवर्नमेंट में आती है हम देखते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। डॉलर 200 पे चला जाता है। जब ये आए भी थे तो उन्होंने महंगाई मुकाओ का नारा लगाया था। लेकिन अब वो नजर आ रहा है सीधा सीधा कि वो महज एक सियासी बयान था, क्योंकि पेट्रोल जैसा आपने कहा कि नहीं बढ़ रहा तो सिचुएशन ये हो रही है। बढ़ गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन कीमतें बढ़े या कम हो, गाड़ियों की कीमतें पाकिस्तान में एक साल में 4-4 मरतबा बढ़ जाती हैं। यानी जो गाड़ी लेने का सोचे बिल्कुल ना सोचे, आराम से अब घरों में बैठ जाएंगे, भैया गाड़ी नहीं लेनी है आप लोगों ने। हाँ, और ऐसा क्यों होता है आज हम जरा इसी पे बात कर लेते हैं। क्योंकि अपनी गाड़ी जो होती है बेशतर लोगों का ख्वाब होती है, क्योंकि ये अब आसाइश नहीं है, अब ये ज़रूरत बन चुकी है। और पाकिस्तान में मुकामी गाड़ियाँ तो हैं, इसके साथ साथ गैर मुल्की गाड़ियाँ भी सड़कों पे दौड़ती दिखाई देती हैं। गो के इंपोर्ट इनकी बैन हो चुकी है। लेकिन अब हुकूमत ने क्योंकि इंपोर्ट बैन की है, दूसरी ही जानिब अब सिचुएशन ये बनती जा रही है कि मुकामी गाड़ियों की कीमतें जो मुख्तलिफ टैक्सेस और डॉलर की कदर बढ़ने के बायस पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, इस पाबंदी के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुकामी गाड़ियों की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा होगा। और यानी अवाम जो है वो जो ये ख्वाब है ना, वो बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े के मुतरादिफ ये हो जाएगा। इसकी ताबीर मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। मुकामी गाड़ियों के मयार जो है उस पर तो पहले ही बहुत सवाल उठते रहे हैं, आज भी हम बहुत से सवाल उठाएंगे। अब मुकामी कंपनीज़ की जो इजारादारी है वो तकरीबन कायम होती नज़र आ रही है, उससे क्या होगा? ये तमाम तर सवालात हैं जो आम आदमी के हैं, आपके हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं। इन सब पे बात करेंगे। आज हमने मधु किया है पूरे एक पैनल को। पाक फील्ड के बानी सुनील मंच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सुनील भाई आपको वेलकम करते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के GM पॉलिसी आसिम अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब आपको भी हम वेलकम करते हैं और तजज़ियाकार अहमद रशीद भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इस सब पे हम सबसे पहले सुनील भाई आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप रिव्यूज़ देते रहते हैं और हमने देखा है अक्सर कि मेक मॉडल वेरिएंट की आप बात करते रहते हैं। नाउ द सिचुएशन इज़ कि यू नो कार्स बेटर देन एनीवन। क्या सिचुएशन बन रही है हमारी जब भी डॉलर बढ़े या ना बढ़े? अब हमें नज़र आ रहा है कि एक कार्टेल बनाया जा रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जानिब से और वो प्राइस बढ़ा दी जाती है, उन पर कोई रोक टोक पूछ गछ नहीं होती। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर, 2-3 चीजें। एक तो मैं इस बात पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि कार्टेल बना लिया गया, बिकॉज कार्टेलाइजेशन या मोनोपोलिस्टिक जो बिहेवियर है वहाँ पे होता है जहाँ पे लिमिटेड नंबर हो। और 2016 के बाद पाकिस्तान में जो नई ऑटो पॉलिसी आई थी और फिर 21 में उसको अंदर दोबारा सेकंड एडिशन जब आया है तो तकरीबन 13 कंपनियां जो गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो मैं कल ही एक रिसर्च कर रहा था कि अगर आप स्टार्टिंग बैंड को छोड़ दें 660 सीसी को, जिसमें एक जो है सुजुकी अकेला प्लेयर है या एक कंपनी प्लेयर है, बाकी सारे जो हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंटेंस कंपटीशन। मतलब अगर आपको 35 से 40 लाख की रेंज में गाड़ी लेनी है तो 6-7 ऑफरिंग है, इसी तरह 50 लाख की रेंज में लेनी है तो काफी ऑफरिंग है। हैविंग सेड दैट, जो प्राइस बढ़ना है वो बड़ा जो है ना एक कहते हैं ना परेशानी का अमर है और वो इतनी दफा बढ़ती है कि कंज्यूमर, मेरा नहीं ख्याल मुझे अभी तक कोई ऐसा कंज्यूमर मिला हो कि जिसने जिस प्राइस पे गाड़ी बुक कराई हो उसको उसी पे गाड़ी मिल गई हो। बिकॉज इतनी फ्रीक्वेंटली प्राइस चेंज हो रही है और गाड़ियों के डिलीवरी टाइम जो है वो तकरीबन मिनिमम भी शुरू होते हैं 4 से 5 महीने के। आप जो पेमेंट करके आते हैं आपने सोचा कुछ और होता है, जो आप लेने जाते हैं तो मिलती कोई और प्राइस है। और अगेन वही जैसे आपने बोला कि डॉलर की रीजन है और टैक्सेस तो खैर अभी काफी अरसे से सेम ही है, लेकिन जो मेजॉरिटी रीजन है वो डॉलर की है। फ्रेट चार्जेस ग्लोबली बढ़ गए हैं, ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो ये तमाम चीजें मिलके एक सारिफ के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रही हैं।
ठीक है, आसिम अय्याज साहब आपकी जानिब आती हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको मेन रीज़न क्या लग रहा है एक साल में 3 से 4 दफ़ा कीमतों का ऊपर बढ़ जाना? यानी जो एक आम शख्स सोचता है कि अच्छा हम बैंक के थ्रू गाड़ी ले लें, हम अपनी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें, वो तो अभी नहीं सोच सकता। जिसकी सैलरी 30,000 है, ये जिसकी सैलरी 40,000 है, ये जो 3 से 4 वाला इजाफा ये यहाँ फुल स्टॉप है या आने वाले वक्त में ये 5 से 6 दफ़ा भी हो सकता है? जी आसिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आपने सही जी आसिम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट। हाँ अच्छा, आप आई थिंक शायद इनकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आसिम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जी, प्राइसेस का इशू आपने राइटली पॉइंट आउट किया, लेकिन अभी आप लोग खुद ही आपके प्रोग्राम में ही डॉलर की प्राइस के बढ़ने का जिक्र हो रहा था। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, जो किट की इंपोर्ट्स हैं, सारे गाड़ियों वाले इंपोर्ट ये करते हैं तो डॉलर टर्म्स में मंगवाते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी हैं, और रॉ मटेरियल जो हमारे वेंडर्स हैं या पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। डॉलर एक इनपुट है। उसके अलावा सप्लाई चेन के इश्यूज थे जो आपने डिलीवरी को रेफ़र किया कि डिलीवरी डिले हो रही है। देखें, अगर गाड़ियों वालों का हो तो गाड़ी वाले ने गाड़ी बनानी है, उसी से पैसे कमाने हैं, वही उसका कोर बिजनेस है। लेकिन अगर सप्लाई चेन इंटरनेशनली डिस्टर्ब होगी, कुछ जो डिले वो थे इंटरनेशनल सप्लाई चेन की वजह से, दोज वर आउट ऑफ पाकिस्तान, इंटरनल इश्यूज नहीं थे। हर एक को ये पता है कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड गिरेगी। इस वक्त तो डिमांड हिस्टोरिकली अप है, लेकिन जो हम हर मंथ एक एनालिसिस करते हैं उसके मुताबिक अब जो गाड़ी बनाने वालों की डिमांड है वो कम हो रही है। अभी डॉलर्स आपके पास नहीं हैं तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप लिया है कि CBUs यानी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट को बैन किया जाए। उस बैन करने की वजह क्या थी कि अगर पूरे ऑटो सेक्टर को देखा जाए तो मिनिमाइज़ करना है लॉस। ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होती कि आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई बैन लगाते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी तरफ ये देखा गया कि उसको चालू रखा जाए। अभी जो हालात हैं डॉलर के अप जाने के, प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती क्योंकि ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है ऑटो सेक्टर का। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सनतें जुड़ी होती हैं। कोई अच्छा ना तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ना मुल्क कौम के लिए अच्छा है, लेकिन ये सिचुएशन है चूँकि आप सबके सामने है कि डॉलर ऊपर जा रहा है और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। राइट, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। डिलीवरी की आपने बात की थी, 5+3% हम इंश्योर कर रहे हैं कि अगर 60 दिन से लेट होती है गाड़ी की डिलीवरी किसी भी OEM की तरफ से, तो वो गवर्नमेंट ने उसे बाउंड किया है कि वो फ़ाइन पे करता है, रीइंबर्स करता है अमाउंट टू द कस्टमर। ओके, ये तो आपने बहुत अहम बात की, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा एक इशू ये भी आ रहा है, पैसे दे देते हैं, गाड़ी कब आएगी पता नहीं। ऑब्वियसली डीलर्स का अलग मामला है, या बैंक से निकलवाए अलग मामला है, कंपनी डायरेक्ट बनाए अलग मामला है। तो हमारे साथ तजज़ियाकार मौजूद हैं अहमद रशीद साहब, जिनकी बड़ी डिटेल रिसर्च है इस तमाम तर इशू पे भी। अहमद साहब, आपका भी बहुत वेलकम करते हैं हम। हमें बताइएगा क्या कितनी प्राइसेस बढ़ी, आपने रिसर्च की है एक साल में या पिछले चंद महीनों में गाड़ियों की कीमतें कितनी बढ़ी हैं? जी अहमद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। जी प्लीज़ सर कमेंट कीजिएगा। श्योर, फैक्ट्स हैं। इनफैक्ट बीइंग अ रिसर्चर, मार्केट रिसर्चर, जब कंज्यूमर से हमने इंटरेक्ट किया इसके ऊपर कि उनकी क्या सेंटिमेंट्स हैं, और फिर जब वापस जाके हमने डेटा देखा तो सबसे पहली चीज़ जो हमने रियलाइज़ की कि जुलाई लास्ट ईयर जो है 2021 में
प्राइसेस डिक्रीज की थी, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस रिड्यूस किए थे जिसके तो हमने जुलाई को हमने बेसलाइन लेके और वहां से फिर प्राइस इंक्रीज देखना शुरू की अक्रॉस द बोर्ड। तो आपको मैं अगर बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं कि इसमें कोई एक कंपनी ऐसी नहीं है जिसने 30% से कम प्राइस इंक्रीज किया हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल सबसे जो मेन आपकी है कंपनी सुजुकी की अगर बात करें, वो तकरीबन अपने मेन वेरिएंट्स पे ऑल्टो वीएक्स वीएक्सआर पे 33% और 30% बढ़ा चुकी है मई 1 तक, ठीक है जी। आल्टिस की मैं बात करूं, अगर ऑल्टो की मैं बात करूं तो उस पर तकरीबन 28% इंक्रीज हो चुका है लास्ट जुलाई। बेसलाइन हर चीज की जो बेसलाइन मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर जुलाई है जहां पे प्राइसेस रिड्यूस हुई थी उसके बाद से। कल्टस पे दे हैव इंक्रीज 41%। एक रेज लिया था उन्होंने नवंबर में, दूसरा रेज उन्होंने लिया मई में, जो अब ओवरऑल कल्टस पे जो खड़े हुए 41% की इंक्रीज पर खड़े हुए। देन आप बात करें टोयोटा की, ये तो आपकी चले लोअर एंड हो गई ना। जो अपर एंड मार्केट है टोयोटा में आपकी फॉर्च्यूनर 7% का एक इंक्रीज लिया उन्होंने नवंबर में, उसके बाद फिर 24% इंक्रीज पर चले गए और अब अप्रैल में लास्ट इन्होंने जो किया है 30% इंक्रीज पे फॉर्च्यूनर पे खड़े हुए हैं। सिविक ओरियल 50%, वो चले रीलॉन्च है हम छोड़ देते हैं उसको। सिटी लेकिन जो कोई रीलॉन्च वगैरह कुछ भी नहीं है, वो तकरीबन 26% इंक्रीज ले चुके हैं लास्ट जुलाई से। अच्छा, इसी तरह अहमद साहब आपने ये सारे फिगर्स शेयर किए हैं ऑब्वियसली, तो आपकी नज़र में क्या ये इंक्रीज जस्टिफाइड है? दूसरा पॉइंट में एक जी श्योर, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की हमें कि डॉलर अमर साहब मैं उसी पीरियड पे क्वेश्चन रिपीट करता हूं। अमर साहब मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। आपने जितने भी अपने स्टार्ट्स और फिगर्स दिए हैं, आपको लगता है कि ये 30% इंक्रीज ये जस्टिफाइड है? जी जी, मैं वापस एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट को आपको फोकस कर रहा हूँ। आपका अगर मैं डॉलर जो है वो मई 1 तक डॉलर के जो इंक्रीज था वो 18% था, और कोई भी कंपनी मैंने आपको जैसे बताया 28-30% कम की इंक्रीज किसी ने नहीं की हुई, 40-50% तक की भी इंक्रीज की हुई है, विच मीन्स कि डॉलर की इंक्रीज इसी पीरियड में 18% की है आपकी। जो सबसे बड़ा रैशनल ये कहते हैं कि जी सबसे बड़ा रैशनल हमारा प्राइसेस बढ़ाने का ये कि डॉलर की इंक्रीज हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज अभी मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि जो प्राइस इंक्रीज भी आती है, इवन जिन लोगों ने बुक की हुई है गाड़ियां, उनके ऊपर भी वो एप्लीकेबल होती है। ओके। तीसरी चीज, अभी भी डिमांड और सप्लाई की जहां तक बात है, जितनी मेजर गाड़ियां हैं, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो आपकी टोयोटा हो, सब पर ओन चल रहा है। ओन चलने का मतलब भाई सिविक की 1 साल की डेट मिल रही है। अगर मैं सिविक एज कस्टमर अगर मैं सिविक लेने जा रहा हूँ, 1 साल की डेट मिल रही है। 1 साल बाद आपको डिलीवरी मिलेगी। फॉर्च्यूनर पे 6 महीने बाद डिलीवरी मिलेगी, ऑल्टो पे 3 महीने बाद डिलीवरी, 4 महीने बाद डिलीवरी मिलेगी। तो डिमांड और सप्लाई का तो मामला वो ऐसा है नहीं जैसा बताया जा रहा है। ना ये मामला है कि वो कोई काइबोर प्लस 3% कंपनीज वापस करी, रादर वो आपसे बॉन्ड साइन करवाती हैं कि अगर कोई प्राइस बढ़ेगी तो आपको वो इंक्रीज प्राइस भी देनी होगी। सही है। सो फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस इज वेरी अनजस्टिफाइड। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जस्ट टू कंक्लूड, ये प्राइस इंक्रीजेस अभी मई 1 तक की हैं। जो डॉलर की जंप थी वो मिड मई से शुरू हुई है, 190s और 200 जब हमने टच किया है, वो इम्पैक्ट अभी आना बाकी है लेकर आएंगे। जी एग्जैक्टली। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, बी रेडी फॉर अनदर 15-20% हाइक। तो अहमद साहब हम तो सोच ही नहीं सकते, अगर मुझ जैसा एक 50-60 हज़ार तनख्वाह लेने वाला शख्स हो तो वो तो सोच ही नहीं सकता कि उसने गाड़ी लेनी है। सुनील साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप बताएं कि जो अहमद साहब से सवाल पूछे यकीनन वही आपसे सवाल होगा। पहली तो चीज़ ये कि क्या ये जस्टिफाइड है इतना कीमतों में इजाफा हो जाना? सेकेंड ये कि डोंट यू रियली थिंक अब हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए ताकि हम अपने लिए कुछ जो है वो रिलीफ रखें? जी सुनील साहब।
ठीक, मंच साहब हमारे साथ मौजूद है और हमारा दीगर पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ। मैं एक क्वेश्चन सुनील मंच साहब तो इस पे करेंगे हमें रिप्लाई। मैं ज़रा चाह रहा था क्योंकि पॉलिसी मेकिंग पे हमने जो है वो आसिम साहब को ऑब्वियसली लिया हुआ है। आसिम साहब, आई एम रेफरिंग टू वन ऑफ योर लेटर्स दैट यू रोट रिसेंटली, और आपने बल्कि नोटिस जो है वो ईडीबी की तरफ से दिया था और वो गालिबन 10 मई का था, और वो कॉस्ट स्ट्रक्चर और प्राइस इंक्रीज की जस्टिफिकेशन पे था, जो कि आपने जिसमें आपने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट जो एक्सट्रीमली कंसर्न्ड है इस तमाम तर मामले पे। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर ये बड़ा अहम चीज़ है। कोई जवाब आया आपको इस नोटिस का? जी, हमने 1-2 मीटिंग्स की हैं उस पर ऑटो सेक्टर से, ऑटो इंडस्ट्री से, और इनपुट कॉस्ट उनको वर्कआउट करने का भी कहा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड प्राइस कंट्रोल नहीं करता। जी जी। जो कोई मेल प्रैक्टिसेस हैं डीलरशिप्स पे, या कोई ऑन वगैरह का इशू है, या मार्केट का कोई इशू है, तो उसका मैंडेट CCP का है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। हावेवर एज अ गुडविल हमने उनसे बात की। अब यहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे थे प्राइसेस बढ़ाने में। आपको याद होगा, ठीक रेफ़र किया है हमारे स्पीकर ने कि जुलाई में प्राइसेस कम हुई थी। जुलाई में प्राइसेस जो कम हुई थी, जिस गवर्नमेंट ने अपना कुछ टैक्स वेव ऑफ किया था, तो वो प्राइसेस ट्रांसफ़र की गई थी कस्टमर को, और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने इंश्योर किया था कि ये प्राइसेस आप ट्रांसफ़र करें कस्टमर को। FED 2.5% कम हुई थी अक्रॉस द बोर्ड, और इसमें जो छोटी गाड़ी थी इस पर सेल टैक्स भी 17% से कम करके 12.5% किया गया था। अब फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल में जो पिछली गवर्नमेंट में ही आया था, जनवरी में दोबारा वो सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। अब आपने ये भी रेफ़र किया कि बड़ी गाड़ियों पे जो हैं कीमतें बड़ी हैं। आपने एक कंपनी का भी जिक्र किया जो 7.5% FED थी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो 5% जब की गई तो बढ़ाई गई, तो 7.5 नहीं की गई बल्कि 10 की गई। अच्छा। तो बड़ी गाड़ी की कीमत ज़्यादा होती है, FED जब लेवी होती है तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आता है। बिल्कुल। उसके अलावा इंटरनेशनल शिपमेंट कॉस्ट भी बड़ी है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ जो आपने प्राइसेस का कहा है। यस, हम एज ए कंज्यूमर भी कंसर्न हैं। हम कोई प्राइवेट सेक्टर स्टडी भी करवा रहे हैं कि रीज़न क्या है। हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ भी चेक कर रहे हैं कंपनीज़ की। सही है। इस वक्त अगर हम एक और बात देखें तो इस वक्त तो जो बुरान है उस पर तो ये कहा गया है कि CBU तो टोटल बैन और CKD को भी कंट्रोल करें। सही है। ये फैक्टर सारे गवर्नमेंट एनालाइज करती है कि जी अगर दोबारा से अगर डिमांड सप्लाई का गैप मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन एक मुल्क की कंडीशन जो है उसको देख के भी फैसला करना पड़ता है और प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं। ठीक है। हाउएवर हम प्राइसेस पे सब कंपनीज के साथ ऑन बोर्ड हैं। अब उनकी जो इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ेंगी तो दूसरा ये है कि सबसे पहले आपने कहा था कि मुल्क में अब कंपटीशन आ गया। अब अगर 11 कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज के वॉल्यूम्स कम हैं, अगर दूसरी कंपनी को मौका मिले और चांस हो उसके पास कि वो प्राइस ना बढ़ाए तो वो मार्केट शेयर ग्रैब कर सकती है। सही है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब यही है कि कोई इनपुट कॉस्ट बढ़ी है सबकी। आसिफ साहब, आप जो गुफ्तगू करें वो यकीनन काबिल एहतराम है, लेकिन मेरा सवाल भी प्लीज़ दीजिएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ चुका है, जब साल में 1 से 2 नहीं बल्कि 3 दफ़ा 4 दफ़ा कीमतें बढ़ती हैं, तो अब वक्त आ गया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम सोचें बहैसियत पाकिस्तानी के हाँ अब हमें रिलीफ मिलने वाला है। जी, आपने एक्सपोर्ट की बात की। जो हमने ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान बनाया है उस पे हमने कंपलसरी किया है कि हर साल यानी बाय द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड 10% पे आपने जाना है। व्हाटएवर आप इंपोर्ट कर रहे होंगे उसका 10% आप एक्सपोर्ट करेंगे। ये इंक्रीमेंटल है, हर साल 2% का टारगेट रखा गया है, इस पे भी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने SROs में एक लॉ है अब कि आपने 30% वैल्यू एडिशन करनी है, मिनिमम 30% वैल्यू एडिशन, तो तब आपको कोई बेनिफिट पास ऑन होगा। इसके अलावा एक लिस्ट ऑफ लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स है कि जो चीज़ किसी एक ने या 2 ने लोकलाइज कर ली, अगर कोई तीसरी कंपनी उसको इंपोर्ट करेगी तो उस पर रेट ऑफ ड्यूटी ज़्यादा होगा।
ये टेक्निकल हो जाता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये किया इसलिए गया है कि लोकलाइजेशन जो है मुल्क में बढ़े, लेकिन लोकलाइजेशन बढ़ने के साथ साथ एक और फैक्टर है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हम फिर भी इंपोर्ट ही कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आधा होगा या कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा ज़रूर। वही बात है सर कि आप रॉ मटेरियल हो या बाकी चीज़ें हो, अपने हम पड़ोस में देखें, रेवोल्यूशन आ गई है वहाँ पे, और हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, आई वंडर कि हम कब इस लेवल पे जाएंगे। मैं सुनील साहब के पास आऊँगा। सुनील साहब, मैं चाहूँगा इस पे भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम कब उस सेल्फ सफिशिएंसी की जानिब जाएंगे जहाँ हम रॉ मटेरियल तो क्या पूरी गाड़ी जो है वो हम एक्सपोर्ट करने पा जाए, एक चीज़। और दूसरी चीज़, अभी पेट्रोल के दाम अभी डॉलर जो है वो एक जगह पर है तो गाड़ियों की प्राइसेस ही हैं। कल को जिस तरह हुकूमत कह रही है कि जी हम नुकसान में हैं, पेट्रोल के प्राइसेस ना बढ़ा के भी नुकसान में है, अगर वो डिसाइड कर लेती है कि जी हो गया अब जितना नुकसान करना था बर्दाश्त, ये ऊपर चले जाती हैं, फिर गाड़ियों की कीमतें कहाँ जाएंगी? सबसे पहली बात तो ये कि अभी बात कर रहे थे कि आम आदमी की रीच से बाहर है जो 30, 40, 50 हज़ार, तो मेरे ख्याल से तो जो लाख रुपए तक भी कमाता है वो 0 मीटर गाड़ी तो नहीं खरीद सकता, तो 0 मीटर गाड़ी तो मुतवस्तित तबके से भी बाहर निकलती जा रही है। हैविंग सेड दैट, जो प्राइसेस की आप बात कर रहे हैं वो तो अभी जो डॉलर की प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है वो भी मजीद आना है। जो मई के मिड में बढ़ी है प्राइस, वो भी बढ़ेगी गाड़ियों की प्राइस। और यस, इन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि जितनी लोकलाइजेशन ज्यादा होगी उतनी रिलायबिलिटी ऑन डॉलर कम होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो आसिम साहब ने भी बताया कि जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो जलनी है रॉ मटेरियल वो भी बाहर से आता है और उसके अंदर हम कोई सेल्फ सफिशिएंट है नहीं। सही है। सो उस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बहुत ज्यादा गुड न्यूज है। लेकिन बाकी ये पेट्रोल की प्राइस बढ़े, डॉलर की प्राइस बढ़े, ये और जो आप बात कर रहे हैं कि जी कंपनी की जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसमें प्रूव किया जाए, आई थिंक उसमें कोई फायदा नहीं है। कंज्यूमर की जो प्रोटेक्शन है वो ये की जा सकती है कि एक सर्टेन विंडो बना दी जाए कि उस विंडो के अंदर जब वो गाड़ी बुक कराता है तो उनकी प्राइस इंक्रीज ना हो। बाकी आसिम साहब ने बताया वो जो काइबोर प्लस 3% का है वो तब एप्लीकेबल वो होता है जब आप फुल पेमेंट ले लें। तो जो कंपनीज हैं वो इतनी अकलमंद हैं कि उनको पता होता है जब वो डिलीवरी दे देते वो आपसे पूरी पेमेंट लेते ही नहीं है, वो आपसे 1 महीना पहले पेमेंट लेते हैं तो उससे तो बच जाते हैं वैसे ही। ठीक है। बट अगर एक रूल बना दिया जाए कि एक कंपनी के पास एक्स अमाउंट ऑफ स्टॉक है या उसने रखना है लेट्स से 1 महीने का, 2 महीने का, तो वो ऑर्डर भी उतना ही ले सके। ये एग्जैक्टली ऐसा है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं, आप ड्राइव थ्रू में आए, मैं आपसे ऑर्डर ले लूं, जब आप ड्राइव थ्रू से निकल लगे मैं उसकी प्राइस डबल कर दूं। सो इट हैज टू बी अ सर्टेन टाइम फ्रेम जो कि एक जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम हो जिसके अंदर आप बुकिंग ले सकें। उसके आगे का आपके पास सामान नहीं है, आपको डॉलर का नहीं पता, आप बुकिंग भी ना लें। सही है, ठीक है। सुनील मनसा भी हमारे साथ मौजूद है, हमारा दीगर पैनल भी है। मैं चाहूंगी जरा आम आवाम इस हवाले से क्या कहती है, उनकी क्या शिकायत है वो भी सुनवा देते हैं, देन इस पे दोबारा से डिस्कशन करते हैं। इन पे किसी किस्म का कोई चेक नहीं है, कोई चेक बैलेंस, इन लोगों पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जिसमें प्राइसेस कंट्रोल हो। तो इट डजंट मेक सेंस कि आप 60 लाख 70 लाख रुपए की गाड़ी लें, दैट्स एब्सर्ड। मयार तो प्राइस के हिसाब से होगा ना, तो जो वो प्राइस उन्होंने रखी है उसमें मयार तो कुछ भी नहीं है। जितनी कीमतें बढ़ रही है ना तो उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है कंपनीज, और होना ये चाहिए कि जब कीमतें आप बढ़ा रहे हैं तो आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। पाकिस्तान की जो गाड़ियाँ हैं उसकी तो आपको पता है क्वालिटी बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, और जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उसमें आपको एक तो फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी होती है, हर चीज़ होती है, एयर बैग्स हर चीज़ मिलती है। यहाँ तो नॉर्मल जो गाड़ियाँ बगैर एयर बैग्स की आ रही होती हैं। पाकिस्तान की गाड़ियाँ तो पता आपको डब्बा गाड़ी बोली होती है, छोटी मोटी गाड़ी उसकी वो है, और इम्पोर्टेड गाड़ी तो आपको पता लग्जरी गाड़ी होती है सारी। ये इतनी कीमत पे तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि जो अभी पाकिस्तान के लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो ये प्राइस इन्होंने दिए हुए, ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नॉन फिजिबल है। तो लोग मेरे ख्याल से फिर यही है कि ये जो ओल्ड गाड़ियाँ हैं उसी के ऊपर जो है ना रिलाई करेंगे। पाकिस्तानी गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए, और डेफिनेटली जब हम उनसे परचेज़ करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और फिर उसके अंदर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। तो हम एक तैयार कर दें कि जी हमें पाकिस्तानी गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए। लोगों का क्या कहना है वो आपने देख लिया। अहमद साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट इस पर लेना चाहूँगा कि ठीक है हम प्राइसेस तो बढ़ा रहे हैं और सारे मामलात भी कर रहे हैं, बट हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है? लोगों का एक बहुत बड़ा मामला ये भी है कि वो जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं उसकी बात करते हैं। लाखों रुपए फूकने के बावजूद अगर उन्हें एयर बैग्स ना मिले गाड़ी में और दीगर सेफ्टी फीचर्स ना मिले, फिर क्या फ़ायदा है सर? देखिए,
मसला कि सप्लाई एंड डिमांड का वो जो अभी हम बात कर रहे थे, ऑल ऑफ जो सबसे इकोनॉमिकल गाड़ी थी पाकिस्तान की वो खत्म कर दी। मतलब अब 7-8 लाख रुपए का कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, ठीक है। जो ऊपर की गाड़ियां आ रही हैं उसमें वी हैव सीन के बेतहाशा ऐसे बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं जो होने चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं है। कस्टमर को इस वक्त भी ऑप्शंस का मसला 11 कंपनीज आने के बाद भी दे आर फीलिंग कि जी वी डू नॉट हैव इनफ ऑप्शंस कि जिसमें हम जाते हुए जाकर जो है वो सही प्राइस पर कोई चीज पिक कर सके। और जनरली कस्टमर का यही सेंटिमेंट, अगर मैं बात करूं अपनी वो रिसर्चेस जो हम कस्टमर्स के साथ करते हैं, इवन जो बड़ी कंपनीज हैं, जो सबसे बड़ी कंपनी है उसकी तरफ से भी रिकमेंडेशन स्कोर अगर तो रिकमेंडेशन स्कोर्स ओवरऑल बहुत ज्यादा गिरा है कस्टमर्स का। और उसकी वजह ये, बट स्टिल वजह यही है कि रिकमेंडेशन स्कोर गिर रहा है उनका, लेकिन दे आर बाउंड टू यूज द सेम कार्ड। तो जब तक चॉइसेस अभी बहुत ओपन है इन टर्म्स ऑफ हैविंग द राइट ऑप्शन इन द राइट प्राइस, वो जो हम कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, तो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन तो अभी भी बहुत वीक है। कस्टमर्स की परसेप्शन से अगर आप बात करें, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन इज वेरी वीक। फीचर्स जो हैं वो आपको लाने पड़ेंगे, और नया कंपटीशन जो भी आ रहा है वो भी मसला ये कि से एमजी आया तो एमजी ने शुरू में प्राइस बहुत अच्छी रखी, लेकिन इकट्ठे 23 लाख रुपए का जंप ले लिया। तो आप मतलब अगर इस तरह के जंप्स लेंगे तो फिर तो आप इस तरह के जंप्स लेंगे तो फिर आपको जो 1977 का एक्ट है, दैट इज द प्राइस कंट्रोल प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटेयरिंग एंड होर्डिंग एक्ट, उसको बीच में लाना पड़ेगा, वरना तो फिर हम बैठ के इसी तरीके से बात करते रहेंगे कि जी 23 लाख का जंप लग गया, 30% फिर बढ़ गए। लेट्स होप कि आसिम साहब से मैं आखिरी कमेंट ले लूं। आसिम साहब, ये एक्ट नाफिजुल अमल होते नज़र आ रहा है आगे आने वाले वक्तों में, और ये भी बताइएगा कि प्राइस में कमी होते देख रहे हैं आगे आने वाले वक्तों में? ख्वाब देखा मैंने ये जी। प्राइस में कमी तो तब होगी जब इनपुट कॉस्ट कम होगी। दूसरा, अगर आप वैरायटी बढ़ाने की बात करते हैं तो लोकलाइजेशन जो है, एक दफ़ा फिर बता दूं कि वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। हमारे पड़ोसी मुल्क के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उन्होंने गालिबन बेहतर कॉन्ट्रैक्ट भी इसीलिए किए होंगे कि उनके वॉल्यूम्स मार्केट के ज़्यादा थे। प्राइस एक्ट का लागू करना या इसको इन्वोक करना, इसको हमें ये भी है सोच हमारे हलकों में, इसको डिस्कस ज़रूर किया जा रहा है और बड़ा सीरियसली डिस्कस किया जा रहा है। दूसरा, जो कंज्यूमर की फीडबैक है, मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, गवर्नमेंट की साइड का स्पोक्स पर्सन हूँ, OEMs का नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये सारे वो प्रोग्राम सुन रहे होंगे। हमारे यहाँ तो जो हमारा मानना है, वो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें तो ये एयरबैग सब में तकरीबन हैं, एक दो छोटे वेरिएंट्स में नहीं है, वो भी हम WP29 की रेगुलेशंस हैं जिसमें ये एयर बैग्स वगैरह या 17 सेफ्टी की रेगुलेशंस हैं, उनको हम लागू कर चुके हुए हैं। और उसी की वजह है कि ये जो नए मॉडल्स आपको आते हुए लग रहे हैं, इनमें फीचर्स भी हैं, उनमें वो क्वालिटी या सेफ्टी के जो रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल है उसको मैच भी कर। आसिम साहब, एक दुख भी ये होता है ना कि जब हम पैसे इतने ज़्यादा देते हैं तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें चीज़ भी मिलनी चाहिए। बेहद शुक्रिया हमारा पैनल हवाला। हमारी ऑटो इंडस्ट्री, इसको ऊपर ले जाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसको ऊपर ले जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप आवाम का कीमतें ऊपर ले जाएं, आवाम का कीमा बना दे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते, साथ रहिएगा। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा। मिशाल साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको यासीन साहब से मिले कितना अरसा हो गया है? आपकी और यासीन साहब की आखिरी मुलाकात कब हुई थी? उनको 8 साल से ऊपर हो गया है उनको मिले हुए, 8.5 साल हो गए हैं। और 2014 सितंबर में आखिरी दफ़ा हमारी सितंबर के पहले हफ्ते में आखिरी मुलाकात थी, जब वो दिल्ली आए थे हमें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे। और फिर उसके बाद मुलाकात इन पर्सन नहीं हुई, बल्कि
फ़ोनों पे कभी जो रब्ता होता था उनके साथ। मगर जब वो तिहाड़ जेल के अंदर और जम्मू जेल में जब उनको अरेस्ट किया गया 2019 के अंदर, सबसे पहले 22 फरवरी जो हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी है, उसी दिन उनको अरेस्ट किया गया और उनको जम्मू जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो उस वक्त से लेकर अब तक 3.5 साल हो गए हैं, तो कोई मतलब के रब्ता जो है अलाउ ही नहीं किया हिंदुस्तान ने, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वो फ़ोन कॉल्स के थ्रू हो, चाहे कोई टेलीग्राम हो, चाहे कोई ईमेल हो। अच्छा, 25 मई को भारतीय अदालत में यासीन साहब के मुकदमे की समाअत भी है और इंसाफ की तो कोई उम्मीद रखी जा नहीं सकती। आपने इस हवाले से कानूनी सहाराजोई की तैयारी की है? देखिए, इसके अंदर 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो सबसे पहली ज़रूरत है कि जो उनके ख़िलाफ़ जो एक जुडिशल मर्डर किया जा रहा है, इसको मैं जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसका भी इजलास आने वाला है, उसके अंदर भी मैंने एप्लीकेशन फ़ाइल की है। कल उसकी आखिरी डेट है और मैंने आज भी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स के, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये उनको भी कहा है कि आप अपनी तरफ से भी एक स्पेशल पिटिशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कंडेमनेशन की रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये प्योरली ह्यूमन राइट्स का मसला है हमारी फैमिली के लिए, मगर ओवरऑल ये एक पॉलिटिकल इशू है। हक़ खुद इरादियत के एक लीडर को यकतरफा तौर पे उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले किए जा रहे हैं, ना उनकी सुनवाई हो रही है, ना उनको मतलब कि काउंसिल एक्सेस भी नहीं दी गई। और जब उनको काउंसिल रखा, राजा तोफैल साहब उनके साथ थे, तो उनको मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा, मैं खुद पेश हूँगा, तो उनको पेश होने की भी इजाज़त नहीं दी गई और उनको ऑनलाइन पेश किया गया। और जब वो अपनी तरफ से अपना मौक़िफ़ बयान करते थे अदालत के सामने, तो उनको म्यूट कर दिया जाता था ऑनलाइन। और फिर उसके बाद जब उनके ख़िलाफ़ जो भी झूठे मुकदमे कॉन्कॉक्टेड जो गवाहियाँ पेश की जाती थी, तो उनकी वो सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो वाली भी साइट वॉल्यूम बंद कर दिया जाता था। तो उनके ख़िलाफ़ बदतरीन जो है इस वक्त जुडिशल मर्डर की तैयारियां की जा रही हैं। उनकी अदालती कत्ल हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर भी जो प्रोपेगेंडा आ रहा है कि उनको खुदा न खास्ता हैंग कर दिया जाएगा या उनको उम्र कैद हो जाए की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट की अनाउंस कर दी जाएगी इसके अंदर। तो फिर फॉर इनको यूनाइटेड नेशंस मस्ट इमीडिएटली इंटरवीन इन दिस, क्योंकि ये सबसे भारी जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस की है कि वहाँ पे वो अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी वहाँ पे भेजें, काउंसिल एक्सेस प्रोवाइड करें, उनको न्यूट्रल और सिक्योर काउंसिल एक्सेस प्रोवाइड करें, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान ज़बरदस्ती कर रहा है यासीन साहब से, जिनको कैद में उन्होंने बंद किया हुआ है, उनसे फोर्स्ड कन्फेशन अभी तक वो हासिल नहीं कर सके, मगर उनकी जान को बहुत खतरा है, तो वो अपनी तरफ से एक सरकारी वकील रखना चाहते हैं उनके साथ। तो वो हर लिहाज से अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि कातिल भी वही हैं और फिर जज भी वही हैं, फिर सरकारी वकील भी ऊपर से थोपना चाहते हैं, फिर जजमेंट भी कातिल के हक में ही ऑब्वियसली आनी है, और हम लोगों को जो मासूम है उन लोगों को ही दहशतगर्द करार देना है। तो ये कहीं से एक फेयर ट्रायल नहीं है, और ये क्वाइट क्लियर है जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हो रही है, जिस तरह की मीडिया ट्रायल हो रही है, और तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। ठीक। अच्छा मिशाल साहब, आपने इंसानी हुकूक के इंटरनेशनल फोरम्स पर भी इस हवाले से राबता किया है, वहाँ से रिस्पांस क्या था? ये बहुत सालों से मैं भेज रही हूँ, लेटर्स भेज रही हूँ, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ICRC हो, चाहे वो और भी ह्यूमन राइट्स वॉच हो, मैं इन सब से रब्ता कर रही हूँ। उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं मिशेल बैचलर, उनको भी, और जो उनसे पिछली भी थी उनको भी, क्रिस्टीन चंग से भी मेरा रब्ता होता था, फिर UN सेक्रेटरी जनरल को भी, फिर परमानेंट 5 ममालिक को भी मैं लेटर्स लिखती रहती हूँ रेगुलर बेसिस पे। मेरी मुलाकातें भी रही हैं ऑन एंड ऑफ फॉरेन ऑफिस के अंदर भी, जो UN के ऑफिसर्स हैं, और दे आर डीपली कंसर्न, और वो अपनी तरफ से पैगाम पहुँचा रहे होते हैं कि ऑन हेल्थ ग्राउंड्स यासीन साहब को रिलीज़ किया जाए, मगर मोदी किसी की सुन ही नहीं रहा, ना उनकी सरकार किसी की सुन रही है, ना कोई इंटरनेशनल प्रेशर वो ले रहे। इसके अंदर तो एक ही सूरत है, जिस तरह जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, कि इंटरनेशनल अदालतों के अंदर ये केस लेके जाया जाए। स्पेशली मेरे जो शौहर का जो मैटर है, इसके अंदर इसका एक वाहिद ही 1-2 सॉल्यूशंस हैं, जिसके अंदर हमें देखना चाहिए कि एक दहशतगर्द कुलभूषण यादव को
जो है बचाने के लिए एक दहशतगर्द जिसके पास पूरे प्रूफ्स हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनली मतलब वो डॉसियर्स भी प्रेजेंट किए उसके दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट के, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार उनकी वाइफ को उस आदमी की और वालदा को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए हैं कि उनको वो रिसवाई उनके साथ कांटेक्ट कराया जाए और उनको काउंसिल एक्सेस दी जाए और उनके दहशतगर्द की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये तो एक अजीम तरीन हुर्रियत के रहनुमा है। पाकिस्तान तो वैसे भी एक मेन फरीक है यूएन की करारदादों में कश्मीर के मसले के अंदर, और फिर मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, मेरे भी राइट्स हैं जो कि पाकिस्तान की हुकूमत को प्रोटेक्ट करने हैं कि हमारे कोई भी राइट्स जो हैं नहीं फुलफिल किए जा रहे। एज अ फैमिली यूनिट हमें डिवाइड किया हुआ है, मेरे खावंद की ज़िंदगी को ख़तरा है, हमारी बच्ची है छोटी सी 10 साल की और वो 8 साल से अपने बाप को नहीं मिल सकी, मैं नहीं मिल सकी अपने हस्बैंड को, तो ये अनएक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू फैमिली राइट्स, अकॉर्डिंग टू जिनीवा कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। उनकी जो प्रिजनर्स के राइट्स कुछ भी नहीं उनको दिया जा रहा, ना तक कि कोई फेयर ट्रायल और फेयर काउंसिल एक्सेस, ना उनको इजाज़त दी जा रही है बोलने की। अच्छा, फिर मिशाल साहबा, क्या इस किस्म के ओछे हथकंडे कश्मीरियों की आवाज़ दबा सकते हैं? ये तो बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान जो है उसकी यादाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये अपने ऊपर पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जब मकबूल भट्ट शहीद को इन्होंने फांसी दी तिहाड़ की डेथ सेल में, उनकी जस्ते खाकी भी नहीं वापस की। अफजल गुरु को जब शहीद किया गया, इन्होंने मीरवाइज साहब को शहीद किया गया, एक और अब्दुल गनी लोन साहब को, इस तरह बहुत से बड़े बड़े लीडर्स जो हैं असैसिनेट किए गए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से, और बहुत से जवानों को, मगर उससे तहरीक कहीं नहीं दबी। मगर अब जो दौर है ये मकबूल भट्ट शहीद का दौर नहीं है, ये 21st सेंचुरी है, ये इंटरनेट का दौर है, ये हाइब्रिड दौर है। पूरी दुनिया के अंदर जो है सेकंड्स के अंदर खबरें पहुंच रही हैं और लोग देख रहे हैं, और ये उससे भी बढ़ के ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दुनिया के अंदर। और 5 अगस्त के बाद तो पहले तो 2 न्यूक्लियर कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी, अब तो चाइना भी इसके अंदर आ गया। 3 न्यूक्लियर कंट्रीज का ये फ्लैश पॉइंट बन गया। ये पूरा का पूरा जो ये खित्ता है ये आग की लपेट में आ सकता है अगर हम अपने सियासी जो हमारे रेवोल्यूशनरी हुर्रियत के रहनुमाएं, अगर उन्हीं को हिंदुस्तान एलिमिनेट कर देगा तो पूरी की पूरी कौम में आग लग जाएगी। वहाँ पे जो लोग हैं वो टोटली अपना होप जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड से खो देंगे और वहाँ पे एक वॉल्केनो फटेगा। और ये इसका यही मतलब है कि दुनिया अलाउ नहीं कर रही, एक्सेप्ट नहीं करी पुरअमन सियासी तहरीकों को, और वो चाहती है कि पूरी की पूरी जो अवाम है वो अपने आप को फट के एहतजाज करे और वो आउट ऑफ हैंड हो जाए और ब्लड बात हो मासूम कश्मीरियों की। तो अमन का अगर रास्ता चाहिए और न्यूक्लियर एक्सचेंज से बचना है, क्योंकि इंडिया ने वो किया था 2019 के अंदर, न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज किए थे 27 फरवरी को, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। अगर अनरेस्ट होता है कश्मीर में, उसको रोकने के लिए वो किसी एक्सटेंट तक जाएगा और उसके अंदर बदकिस्मती से पूरी दुनिया फंसेगी, और कश्मीरी तो पहले ही कफन बांध के बैठे हुए हैं। शुक्रिया, विशाल साहब हमारे साथ मौजूद थी। दुआ हमारी यही है कि खुदा ताला जो है वो रहम का मामला फरमाए इस तमाम सूरत हाल में। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके शादबाग से अगवा होने वाली बच्ची को पाक पतन से बाजियाब करा लिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नोटिस पर पुलिस ने फुर्तियां दिखाई और मुलजिम आबिद लड़की का साबिक मंगेतर और रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। वेलकम बैक जी। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो गई है। मार्केट में कारोबार के आगाज में ही 500 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी देखी जा रही है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, इफ आई रिमेंबर करेक्टली पिछले हफ्ते भी 1000 पॉइंट्स की कमी से मार्केट का आगाज़ हुआ था और इस बार भी कारोबारी हफ्ते का आगाज़ जो है वो 500 पॉइंट की कमी से हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और शुरू में ही मार्केट मंदी का शिकार हो गई है अपने कारोबार के आगाज में ही, और डॉलर जहां ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे गिर रही है। वजह ये बताई जा रही है कि इमरान खान ने जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, फिर स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा जिसमें शरह सूद बढ़ने का इम्कान है। और इसके अलावा रोल ओवर वीक है आज स्टॉक मार्केट में, यानी महीने का एंड होता है, इसमें जो है वो सौदे जो है उधार पे जो लिए हुए होते हैं वो कटते हैं या उनकी पेमेंट होती है या वो फिर आगे
अगले महीने में जाते हैं, तो इसका भी प्रेशर होता है। ये तीनों चीजों का प्रेशर स्टॉक मार्केट पे है। स्टॉक मार्केट में इस वक्त 500 पॉइंट की मंदी के शिकार हो चुकी है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स जो है वो 42,600 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह डॉलर भी रिकॉर्ड बना रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 45 पैसे महंगा हो गया है और वो 200 रुपए और 60 पैसे की सतह पे जो है ट्रेड कर रहा है। ये रिकॉर्ड सतह है और मौजूदा हुकूमत के दौर में डॉलर अब तक 18.5 रुपए जो है वो महंगा हो चुका है, जिससे पाकिस्तान के कर्जों में बैठे बिठाए 1800 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। और यही माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है करेंसी मार्केट में भी भौचाल बर्पा किए हुए और यही सियासी और माशी बहरान जो है स्टॉक मार्केट में भी भौचाल बर्पा किए हुए। जी, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि किस बुरी तरीके से आग ने लपेट में लिया हुआ है जो शिरानी का इलाका है बलूचिस्तान का, और अब बताया जा रहा है 25 से 30 किलोमीटर का ये रकबा है जो कि राख हो चुका है। आग अभी तक नहीं बुझा पाई जा रही। क्या मामला है, हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। फरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़े तारीख़ी जंगलात हैं ये फरा साहबा, हज़ार साल पुराने। मुझे बताइएगा क्या इक़दाम अब तक किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि व्यूअर्स को ये पता हो कि ये इलाका कौन सा है। 12 मई को रिपोर्ट हुई थी यहाँ पर फायर आउटब्रेक तोरगर के इलाके में, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया था। और फिर उसके बाद 20 मई को दोबारा फ्यू पैचेस में फायर आउटब्रेक जो है वो रिपोर्ट हुई। इसके साथ साथ जिस तरह आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट शेरानी और मूसा खेल का इलाका है और जो पहाड़ी सिलसिला है ये मजरी का, तोरघर का, खजूरी का और जिमरी का, और जिसमें चिलगौजा के जो बागात हैं वो भी आते हैं। तो अब जो सोर्स था वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो तोरघर का इलाका है और जो चमाजई का इलाका है, यहाँ पर जो रीज़न है ये फायर आउटब्रेक का वो क्या है। बाकी जो जिमरी का इलाका था वहाँ पर लाइटनिंग की वजह से ये आग लगी, और जो खजूरी का इलाका था वहाँ पर जो लोकल लोग थे उनकी वजह से ये फायर आउटब्रेक वहाँ पे हुआ, जिसके हवाले से कानूनी कार्रवाई भी की गई। अब तक का जो है देखिए, बड़े अगर आपने मैप पे जाकर इस एरियाज को आप चेक करें तो ये बड़े मुश्किल, मैं कहती हूँ कि ऐसे रास्ते हैं कि वहाँ तक एक्सेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस किस्म का जो वाकया है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, यानी जो इस एक्सट्रीम का जो ये फायर आउटब्रेक है ये इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड दिस इज ड्यू टू ड्राई वेदर और जो विंड वेलोसिटी है वहां पर, उसकी वजह से ये वाकयात वहां पर पेश आए। अब तक मैं आपको बता दूं कि वहां पर पर्सनली चीफ मिनिस्टर ने इसको जो है मॉनिटर किया। वहां पर हमारे सेक्रेटरी फॉरेस्ट, चीफ सेक्रेटरी, सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन साइट मौजूद हैं। 6 ऑफिसर्स, 40 हमारे स्टाफ मेंबर्स और 350 वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। इसमें PDMA की तरफ से फुल सपोर्ट हमें हासिल है। जो हमें रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे वो वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। इसी तरीके से FAO ने जो इक्विपमेंट्स पहुंचाने थे वो भी पहुंच गए हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरह ऑनरेबल फराज साहिबा अभी आपने जिक्र किया कि लोकल्स की जानिब से ये गालिबन आग लगी गई है, तो इसको तहकीक तो किया गया होगा, इन्वेस्टिगेशन तो की गई होगी कि ये किस तरह से था। वो एक एरिया की अगर हम बात करें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है ये एरिया हमारे लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे असासा मौजूद है। तो वो जो एक एरिया की भी आप बात करिए तो उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा। देखिए ये एक एरिया है जिसका खजूरी का जो एरिया है, देखिए लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती और वो पिकनिक की वजह से वहां पर चले जाते हैं, सिलेंडर्स लेके चले जाते हैं, बारबेक्यू कर रहे होते हैं, तो उनको इतना अंदाजा नहीं होता। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर के अहकामात में इसका एक फुल प्रूफ प्लान हम बना रहे हैं ताकि एक अवेयरनेस कैंपेन भी यहाँ के रिहायशियों के लिए हम शुरू करें
और उनको अंदाज़ा हो कि ये कितने सेंसिटिव एरियाज़ हैं, और वहाँ पर अब कानून के हवाले से भी हम कुछ लिमिटेशन जो हैं वो लागू कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल फराह साहिबा, ये आपने बहुत अच्छी बात की। हमें अपनी इस चीज़ की लिटरेसी को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम सब ने देखा कि ये मारगला में क्या मामलात हुए, आग लगा दी, बाकायदा आग लगाई गई। टिकटॉकर्स ने सिर्फ अपने टिकटॉक बनाने के लिए कितना बड़ा आप देखें नुकसान हो जाता है इस वजह से। पूरा इस्लामाबाद आप देख लें कि जंगल है, और आप यहाँ पे नुकसान हो जाता है। फराह साहिबा, हम कैंपेन्स बहुत जरूरी है। हम इसको तो देखें रो ही रहे हैं कि जी चिलगोजे के बागात हैं, फिर आगे इससे जाके बिकॉज ऑफ विन है, आगे जाके पाइन के दरख्त आ जाते हैं जो कि बहुत पुराने दरख्त हैं यहाँ पे। फराह साहिबा, वाइल्ड लाइफ कितनी यहाँ पे हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान जो कि ऑलरेडी इतना अनडिस्कवर्ड प्रोविंस है हमारा, इतनी एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पर हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत सालों बाद यहाँ पे साइटिंग हुई थी बलोच बियर की। मुझे बताएं कि वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये भी बताते चलूँ, एक बार फिर मैं दोहरा देती हूँ अपनी बात, कि इस किस्म की जो फायर आउटब्रेक थी वो इससे पहले नहीं हुई कभी भी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है, तो फिर जो भी नुकसानात होंगे वो अब हमारे सामने आएंगे, और इसकी रिपोर्ट बाकायदा तौर पर जब तश्कील होगी फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑफ कोर्स चिलगोजा का भी जो हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, और इसके साथ लाजमी बात है जब ये आग फैल रही है और जो पॉल्यूटेड एरिया हो रहा है उससे जो हमारे जानदार हैं, जानवर हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन अब जो फाइनल एक रिपोर्ट है नुकसानात की और वहाँ पर जो मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में तरतीब दे दी जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट का हमें बहुत ज्यादा वहाँ पर देखिए इंटरनेट का भी हमें वहाँ पर मसला था कि जो कोऑर्डिनेशन थी आपस में स्टाफ की, उसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना था। अच्छा फराह साहिबा, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा एक मेरा सवाल भी लीजिएगा। एग्जैक्टली मैं फायर फाइटिंग तैयारी की तरफ ही आ रही हूँ। हमारे पास ना होना यकीनन ये तो एक वो चीज़ है ना कि एक अलमिया है, हमारी लम्हा फिक्री कि खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर अगर हमें ऐसी चीज़ दोबारा देखनी पड़ जाती है तो हम कहाँ खड़े हैं। अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए बताएगा कि कितना मजीद वक्त लग सकता है इस चीज़ पे काबू पाने में। देखिए जिस तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से हमें फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट आज किसी भी टाइम पहुंच जाएगा। और एक एरिया यहाँ पर मैं मेंशन करती चलूँ, जरगून जवार एरिया जो है वहाँ पर आग पे काबू पा लिया गया है। और बाकी जो कार्रवाई है वहाँ पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद है। उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह जैसे ये एयरक्राफ्ट पहुँचेगा और उसके साथ साथ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स भी पहुँच चुकी हैं, बहुत जल्द इस आग पे काबू पा लिया जाएगा। और हम जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है अब वी आर वेरी मच अलर्ट और हम फुल प्रूफ एक प्लान भी बना रहे हैं कि फर्दर इस किस्म के वाकयात से हम ऑन टाइम निपट लें, किस तरीके से रोके जाएं, ये बड़ा इसको जरूरी है। फराह साहबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा इशू था जो चाह भी रहे थे कि किस वजह से हुआ। और अगेन मैं किस पे हमें अब ज़रा बात करने की ज़रूरत है। हमने ब्लेम भी कर दिया कि हमारे पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सारी चीज़ें, बट द इशू इज़ आप देखें इस चीज़ को कि रूट कॉज क्या थी। कुछ बंदे वहाँ पर गए पिकनिक मनाने के लिए और वहाँ से आग का इस तरह फैलना है। और देखिए उसने कितने बड़े इलाके को अपनी लपेट में लिया और कितना ज़्यादा हमारा नुकसान हो। और स्पेशली वो जो जंगली हयात हैं, देखिए उनके लिए जितना ज़्यादा नुकसान है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के मामलात से बचाए। आने वाले वक्त में आगे बढ़ते हैं जी, कराची का रुख करते हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्पेन के सिफारत खाने और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से स्पेन के फनकारों की परफॉर्मेंस का मुजाहरा हुआ। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिया। स्पेन का रवायती रक्स से फ्लेमेंको पाकिस्तानियों के दिल में घर कर गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो वेरी गुड स्किन कैसे आपकी हो सकती है ये आपको बताएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। Muy bueno.
वेलकम बैक वंस अगेन। और अब बात करेंगे आपकी हमारी सबकी जो ज़रूरी बात होती है ना कि जनाब गर्मी आती है तो आपकी जो स्किन है वो ख़राब होना शुरू होती है। मुझे लगता है गर्मियों में एक्नी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। ना सिर्फ गर्मियाँ बल्कि मुझे लगता है कि हर मौसम जो होता है ना वो आपकी जिल्द पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। धूप जो है धूप भाई आपको ना वो शदीद काला कर देती है और हर मौसम के मुताबिक जिल्द की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग कहते हैं जी गर्मियों में उपटन लगा लें, आप लीमू लगा लें चेहरे पे, आप चेहरे पे फलाना मास्क लगा लें घर में बना के, एलोवेरा लगा लें। ये बड़े घरेलू टोटके होते हैं, लेकिन क्या इन घरेलू टोटकों से मसाइल हल हो जाते हैं? अगर चेहरे पे खुदा ना खासा गर्मियों में दाने निकल आए, आपकी स्किन ऑयली हो जाए या आपकी स्किन पे रैश हो जाए, जो कि अमूमन होता है गर्मियों में आफ्टर मेकअप, ऐसा होता है छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, इन सब का क्या हल है? और इन सब के बाद आप अपनी स्किन को फ्रेश कैसे रख सकते हैं? आपकी स्किन खूबसूरत गर्मियों में कैसे नजर आ सकती है? क्योंकि अमूमन खवातीन ये शिकायत करती थी गर्मियों में अगर दिन में हम मेकअप करते हैं ना बेस हमारी बह जाती है। अब उसका रीज़न क्या है? ये तमाम तरह सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ स्किन और हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबशरा खान हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपकी माशाल्लाह अपनी स्किन इतनी प्यारी है, तो ये क्या राज है? मतलब आप वैसे अम्मा तो यही हमेशा समझाती है कि बेटा पानी पियो, गर्मियों में ज़्यादा पानी पियो, वो चेहरे पे नजर आएगा। जो आप कहते हैं कि चेहरे पे लगा लें वो आप खा लें तो आपकी स्किन पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इस गर्मियों में आप अपनी स्किन को फ्रेश कैसे रख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने बात की हाइड्रेशन की, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस आउट करें। जो फार्मेसी में मिलते हैं इट्स लाइक अ बॉटल, आप बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि बच्चों में एनर्जी ज़्यादा होती है बेनिस्बत कंपेरेटिव टू एडल्ट्स, तो उनको भी इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है। इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, हर किसी को ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। सेकेंड है ORS का इस्तेमाल करें। सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं साशे फॉर्म में फिसीलियम हस्क के, तो वो फाइबर इनटेक भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जब पानी नहीं पीते कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन को कैसे रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी एक्नी स्किन है, ट्वाइस और थ्राइस आपने एक्सफोलिएट करना है। टोनर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन योर ब्यूटी केयर। अगर आप टोनर नहीं इस्तेमाल करते हैं ओपन पोर्स ज़्यादा फॉर्म अप होंगे, एक्नी, सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो एक अनदर फंगल इन्फेक्शन है। फिर उसके बाद बालों में ज़ाहिर पता स्वेट होती है तो बालों में भी दाने शुरू हो जाते हैं, रैश शुरू हो जाता है। मर्द हज़रात के लिए जब वो शेव आउट करते हैं तो ऑब्वियसली नीचे केलॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी नेक के नीचे या चिन के नीचे केलॉइड्स होते हैं। और जो हज़रात दाढ़ी वगैरह रखते हैं तो बिल्कुल मामूल से छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह इधर फॉर्म हो जाते हैं। तो एक्सफोलिएशन यानी आपने स्क्रब 3 टाइम्स, अगर ऑयली स्किन है 3 टाइम्स इन अ वीक, अगर ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो वंस या ट्वाइस, डिपेंडिंग ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, जैसे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि गर्मियों में कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, सो बी लिटिल बिट केयरफुल कि अगर आप स्पेशली कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करें, फॉलिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट मींस अगर आप बाय नहीं कर सकते तो वाटरमेलन, एग्जैक्टली डॉक्टर साहब मैं ये पूछने लगी थी कि माशाल्लाह गर्मियों में हमें तो इतने सारे फल मिल जाते हैं, बिल्कुल, तो वो उनका इंटेक कितना ज़रूरी है आपकी डेली रूटीन में? क्योंकि हम क्या करते हैं दोपहर में भी रोटी, रात में चावल, सुबह हम कहते हैं जी पराठा खाना है, तो हम फलों को स्किप कर जाते हैं, हम फ्रेश सैलड को स्किप कर जाते हैं गर्मियों में, जो कि बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। मैं चाहूँगी इस पर भी खाना जो है ना उस पर भी आप ज़रा बताएं। आई वुड से कि गर्मियों में हमेशा लाइट रखना चाहिए, हाई प्रोटीन्स को अवॉइड करें, बीफ, मटन, चिकन्स को अवॉइड करें। अगर हम स्टार्टअप करें फ्रूट्स के साथ तो ज़बरदस्त किस्म का फाइबर के लिए आप अमरूद ज़्यादा लें, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करता है। अगर जो लोगों को इवन पाइल्स रहता है वो तक अमरूद रिमूव करता है, तो अमरूद की चाट 1 या 2 वो बना के ले लें। नाउ जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ होता है तो बच्चों के लिए थोड़ा सा अप हैज़र्ड्स होता है क्योंकि वो ऑब्वियसली हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों के बिल्कुल अंडर द आई क्रीज आउट फॉर्म अप होना शुरू हो जाती है और ड्राइनेस होती है अराउंड द आईज। तो उसके लिए आप सूडो क्रीम बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, इवन एडल्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्ने क्रीम एंड ऑल दैट। तो वो आप अपने फेस पे लगाएं। बच्चों के जैसे एल्बोज़ हैं, नीज का एरिया है, टखनों का एरिया बहुत ड्राई हो जाते हैं और फिर आपका जो
तले होते हैं फीस के, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रनिंग पे होते हैं तो कट्स बहुत लगते हैं। तो यूजुअली हम कहते हैं बच्चे कवर अप हो जाएगा, कुछ बच्चों के नहीं होते बल्कि वो ड्राइनेस पैचेस आ जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन है ऑर्गन ऑयल। अगर आपको प्योर ऑर्गन ऑयल मिल जाता है, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, इवन सोराइसिस के पेशेंट्स को हम देते हैं प्योर ऑर्गन ऑयल और वो ख़त्म हो सकता है। ये जो आपने बात की ना, आई मीन फाइटिंग दिस पर्सनली नाउ एक्जिमा which happens to be now the dry eczema. Exactly. अब सोचते हम ये बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी कि जी सर्दियों में होता है कि वो एड़ियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, गर्मियों में ठीक हो जाएगा क्योंकि ड्राई वेदर होगा नहीं, लेकिन होता बिल्कुल इसके बरक से हो रहा, इसके बिल्कुल बरक से। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? परमानेंट सोल्यूशन वाई नॉट। अगर आप विटामिन के का ज़्यादा रेगुलर यूज़ करें, विटामिन के ओनली, दैट इज़ अ सप्लीमेंट। आप कोई भी फार्मेसी से विटामिन के ले सकते हैं, 1 टैबलेट अ डे, दैट्स फाइन। कोई भी अल्कोहल बेस है, यानी प्रोडक्ट्स, जब हम कॉस्मेटिक्स भी बच्चों के लिए यूजुअली मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आप सनस्क्रीन लगा रहे होते हैं, तो कुछ सनस्क्रीन में भी कॉस्मेटिक लुक आता है। बच्चों के लिए एक स्पेशल आते हैं बीबी के नाम से, या एडल्ट्स के लिए अगर आप लें बीबी ग्लो के नाम से आता है। वो वाइटनिंग वगैरह एजेंट्स नहीं है, बट इट्स अ हाई अमाउंट कंडेंस्ड सन ब्लॉक जिसके अंदर अल्कोहल फ्री है ना। कुछ और भी ब्रांड्स हैं जैसे फ्लिंटस्टोन्स वालों के भी निकाले हुए हैं, तो बच्चों के लिए अगर नहीं अवेलेबल है, ऑब्वियसली अब तो काफ़ी हद तक हम चीज़ें नहीं अवेल कर सकते पाकिस्तान में, तो सिंपल इज़ बेबी फार्मूला आप इस्तेमाल करें। पाउडर जो है अक्सर टैल्कम पाउडर अक्सर पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बच्चों को लगाना ज़रूरी है, बट जब एक्जिमा होता है तो कुछ लेनोनिल क्रीम्स आती हैं, वेस्लिन का भी इस्तेमाल, बट वेस्लिन जब एडल्ट्स करते हैं या अगर आप चाइल्डहुड से स्टार्ट कराओ तो वो ब्लैक एरिया करना शुरू हो जाते हैं। ये पेट्रोलियम जेली, यूजुअली पेट्रोलियम जेली फीट्स के लिए बेहतर होती है। अगेन अगर आप आर्निका मोंटाना क्रीम एडल्ट्स एंड किड्स आर एक्सेलेंट सूदिंग, चाहे आपको सोराइसिस है, एक्ने है या एक्जिमा है, ड्राई एक्जिमा है, आप कोई भी चीज़ को ले लें तो वो आप इस्तेमाल करें। हाँ, घरेलू टोटके डजंट वर्क। हाँ, एलोवेरा अगर लगा दें, लेमन तो नो है, प्लीज़ स्किन पे लेमन नहीं लगाना चाहिए बिकॉज इट टेक्स अ गुड आई वुड से गुड पैथोजन अवे फ्रॉम योर स्किन। तो लेकिन अब वही बदल लगाने से बेहतर आप खा लें, खा लेंगे ना वो ज़्यादा आपकी स्किन पे नजर आएगा। और अगर सबसे ज़्यादा सस्ता और मुफीद टोटका है कि चावलों का पानी, चावलों का पानी पी लें, उसमें थोड़ा सा शहद डालें, पी लें। यानी आपने चावलों को जब भिगोया है उसके बाद जो पानी वो वेस्ट ना करें, उबालें। चावलों का पानी को उबाल आ रहा है, ठीक है, 1-2 बाल के बाद उसका पानी ड्रेन आउट कर लें मलमल के उसके अंदर या कपड़े में, यस मुस्लिन। सो उसके अंदर फिर आप शहद डाल लें थोड़ा सा, या आप ब्राउन शुगर यानी गुड़ वो डाल के वो पी लें। वो एक्सीलेंट, लोकल ज़बान में माड़ कहते हैं। अच्छा सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक जैसे मेरा बेबी माशाल्लाह ही इज 5 months, तो मैंने उसको 1-2 दफ़ा मैं घर से बाहर, क्योंकि गर्मी है तो मैं लेके नहीं निकलती, लेकिन मैं दिन में लेके निकली, उसकी स्किन पे मुझे लग रहा है कि रैश हो गया, बिल्कुल बारीक बारीक से दाने से बनना शुरू हो गए। तो अब जो है उसके लिए क्या करना चाहिए? वो छोटा बेबी, अब आप Pseudo cream is excellent for adults and for the young kids. Second आता है लेनोनिल क्रीम, वो या लोशन में भी आप ले सकती हैं, फार्मेसी पे मिलती है। उसके बाद आर्निका इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इवन हम लेज़र प्रैक्टिसेस करते हैं, एडवांस लेजर्स करते हैं, सबके टेबल पे अगर आर्निका नहीं है तो यू नॉट। अच्छा, वैसे जैसे हमारे घर के बड़े हैं वही कहते हैं जी बच्चों को धूप में ज़रूर लेके जाएं ताकि उन्हें विटामिन डी मिले, लेकिन जब धूप में आप लेके जाते हैं तो बच्चों को रैश हो जाता है। कवर दें आप, हाथ लगाएं, टॉवल है उसको अच्छा गीला कर लें और हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। स्पेशली ये वो वाली धूप होती है जो सुबह की होती है, दोपहर 12 बजे जाके नहीं रखते हैं। नहीं, बट फैन भी होता है, अगर आप शोल्डर पे होते हैं तो आजकल पोर्टेबल फैन आ रहे हैं, जबरदस्त किस्म के हैट्स आ रहे हैं जिसके अंदर फैन लगा हुआ होता है, तो वो आप ऑन कर दें, वो आपकी यूएसबी पोर्ट से चार्ज होता है। अच्छा, एक चीज करेक्ट कीजिएगा, ये जो सूडो क्रीम का जिक्र करें, ये वही है जो हम बच्चों को रैशेस के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली, वो हम फेस पे लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो अम्माएं बेबी लोशन इस्तेमाल करती हैं वो ना करें, आप सूडो क्रीम लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताएं, गर्मियों में अमूमन होता है ये कि आपका हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है, तो जैसे स्किन में सर के हिस्सों में अगर स्वेटिंग ज्यादा है, पसीना आ रहा
रहा है, ये इसकी भी वजह है कि इसकी वजह से डैंड्रफ भी होता है, बालों का गिरना भी इसी वजह से है, ऐसा ही होता है। और गर्मियों में तेल भी आप नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल हाइजीन बहुत फ़र्क करती है। 3 to 4 टाइम्स सर को वॉश रखें, जितना क्लीन रख सकते हैं सर को वॉश रखें, कंडीशनिंग। और अगेन मैं राइस वाटर बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ क्योंकि वो नो हाउ है कि अब वन ऑफ द टॉप लाइन कोरियन ब्यूटी कहा जाता है कि स्प्रे आप इस्तेमाल कर लें या बालों में लगा लें तो उससे शाइनिंग आएगी। देन फिर एंटी बैक्टीरियल शैम्पूज आते हैं ना, अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आपका जो लोकल शैम्पू है उसके अंदर अगर आप टी ट्री ऑयल डाल लें, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है। टी ट्री भी अगर नहीं मिलता तो पेपरमेंट तो हर जगह मिलेगा, ठीक है। पेपरमेंट ऑयल जो लोकल है हमारा वो आप इस्तेमाल कर लें, या हरा धनिया पुदीने को उबाल लें, उसको थोड़ा सा शैम्पू में डाल के उसको विस्क आउट करें। ये आपकी एक थेरेपी होगी। आपने तकरीबन एक्सफोलिएट किया, 1 मिनट आपने अंडर द वाटर रहे एंड देन ड्रेन आउट। ओके, जबरदस्त। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया मौजूद थी। और यकीनन वो खवच्चे और माएँ जो परेशान होती है, गर्मियों में क्या करें ना, हमारी स्किन भी खराब हो जाती है, हमारे बच्चों की भी, और मर्द हजरात भी, इसलिए मैंने फौरन मर्द हजरात बोल दिए, मर्द हजरात भी, उनके लिए बड़ी आसानी हमने कर दी। जी चलें जी, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।